जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ पुस्तक कृतिका का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। बच्चों, रीढ़ की हड्डी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिसका जीवन परिचय हम आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं तथा इस पेज के इस पाठ के कुछ पेज का सारांश भी आपको पहले के वीडियो में पढ़ा चुके। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम आपको संक्षिप्त रूप में इस पाठ के कुछ पेज का जो सारांश पढ़ा चुके उसे बता दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि यह एक जो एकांकी है, इसमें बताया गया है कि एक लड़की है उमा, ठीक है, जिसको देखने के लिए लड़के आने वाले थे। तो उनके पिता जो कि रामस्वरूप हैं और उनकी माता प्रेमा और उनके घर का नौकर रतन, तीनों मिलके कमरे को सजाते हैं, ठीक है। और फिर प्रेमा जो है चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है और उसमें मक्खन उनके घर में नहीं था। रतन मक्खन लेने के लिए बाजार जाता है। उसी समय लड़के वाले उमा को देखने आते हैं और उनमें गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिताजी थे और शंकर जो कि लड़का था, वह उमा को देखने के लिए उनके घर पे उपस्थित होते हैं। रामस्वरूप उन्हें बैठाते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है। और वे लोग अपने ज़माने की बात करते हैं, यानी रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात करते हैं, ठीक है, कि उस ज़माने में लोग दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे लेकिन बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल के ज़माने में लोग बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। और फिर गोपाल प्रसाद और कहते हैं कि जो है अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो खूबसूरती पर टैक्स लगाए, ठीक है, और वो भी औरतों के मुताबिक कि उन्हें अपनी खूबसूरती पर कितना टैक्स देना है। फिर देखिए आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। और जब शिक्षा की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो है शिक्षा लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं अधिकार है। और इसके लिए वे उदाहरण भी देते हैं कि मोर और मोरनी का, शेर और शेरनी का। इस पे रामस्वरूप भी उदाहरण के स्वरूप में कहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कि हाँ, आदमियों के दाढ़ी होता है, औरतों के नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग अब इसके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। यानी गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ, और कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो केवल आदमियों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं। और उसमें उन्होंने तालीम को बताया। तालीम यानी शिक्षा जो है वे गोपाल प्रसाद के अनुसार शिक्षा आदमियों के लिए केवल होती है, औरतों के लिए नहीं। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। फिर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते आप गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं था, क्या बताएं वहाँ मक्खन, यानी मक्खन जो रतन लेने गया था तो चाय के साथ टोस्ट नहीं आ पाया था। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट भरना तो है नहीं, और फिर टोस्ट मैं खाता नहीं। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं नाश्ता करना था वो मैं कर लिया, पेट तो भरना नहीं था, और टोस्ट वो खाते नहीं थे। रामस्वरूप, हाँ, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। यानी रामस्वरूप अपनी औरत के से कहते हैं अंदर की तरफ कि जो है पान को भिजवा देना। और फिर गोपाल प्रसाद से कहते हैं सिगरेट मंगवाऊँ। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। और गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं। फिर पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहा है। यानी पान की तस्तरी हाथों में लेकर उमा आती है, सादगी के कपड़े यानी वो एकदम सादा कपड़ा पहनी हुई है, गर्दन उसकी झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद जो थे वो आंखें गड़ा कर यानी बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे, और शंकर जो है
आंखें छिपाकर उसे देख रहा था। ताक का अर्थ होता है देख रहा हूँ। राम स्वरूप, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। यानी राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ यही, और यही आपकी लड़की है। गोपाल प्रसाद जब कहते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ, और फिर कहते हैं लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। फिर जो है जब जो है उमा जो है पान लेके आती है, उस समय उसका चेहरा तो ऊपर को उठ जाता है अपने पिता, और उसके नाक पर रखा हुआ सोने की रिम यानी सोने की गोल्डन पॉलिश लगा जो चश्मा था वो जो पहने हुई थी उसे दिख जाता, और दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चौंक के कहते हैं चश्मा, यानी वो दोनों चौंक जाते कि चश्मा क्यों लगा है। राम स्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। यानी राम स्वरूप शक पकाकर यानी थोड़ा सा डर के, ठीक है, काँप के कहते हैं वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी का अर्थ होता है दर्द, यानी आंखों में दर्द आने लगा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई की वजह से कुछ नहीं है। वो गोपाल प्रसाद ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए था, और उस ज़माने में जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखती थी उन्हीं को चश्मा लगता था। राम स्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना। फिर राम स्वरूप कहते हैं नहीं साहब वह मैंने अर्ज किया ना कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी लड़की कम पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। फिर गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में यानी मीठे स्वर में बड़े प्यार से कहते हैं बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास। ठीक है, राम स्वरूप कहते हैं उमा वहाँ बैठ जाओ तख्त पर अपने बाजे के पास, यानी जो बाजा रखा हुआ उसके पास उमा फिर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। यानी गोपाल प्रसाद कहते जब उमा बैठती है तो कहते हैं चाल में यानी उसके चलने में कोई खराबी नहीं है, वो अच्छे से चलती है। चेहरे पे छवि है यानी चेहरा भी उसका सुंदर है। ठीक है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, नहीं प्रश्न पूछते कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ सितार और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। यानी राम स्वरूप कहते हैं जी हाँ सितार बजाना और बाजा बजाना भी सीखा है। फिर वो अपनी बेटी उमा से कहते हैं कि सितार के साथ एक गीत सुनाने के लिए। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरी तू गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। ठीक है, उमा जो है जब उमा के पिता ने उनसे गाना सुनाने के लिए कहते हैं तो सितार को उठाती है और थोड़ी देर में मीरा का एक मशहूर गीत है मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। उसकी स्वर से यानी आवाज़ से पता चलता है कि उसे गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। तल्लीनता का अर्थ है तन्मयता। ठीक है, जो बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, वो आ जाता है और उसका मस्तक जो है उठ जाता है ऊपर की ओर। और मस्तक यानी माथा जब उसका ऊपर उठ जाता है तो उसकी जो आंखें थी शंकर की झेपती सी यानी शंकर उसके देख रहा था उस आंखें से मिल जाती और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। बच्चों जो है उमा इसलिए रुक जाती है क्योंकि उमा शंकर को पहले ही देख चुकी थी। उमा जो है मैंने बताया तो पढ़ी लिखी हुई थी, बीए की थी और कॉलेज में रहती थी। और शंकर जो है चरित्रहीन लड़का था। वह लड़कियों के हॉस्टल में गया था और वहाँ से नौकरानी से उसे भगाया था। ठीक है, तो उमा उसे देखी थी और जब उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिलती है तो इसलिए वह गाते गाते एक साथ
रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। फिर रामस्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है, यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं, रहने दीजिए, और लड़की आपकी बहुत अच्छा गाती है। और जब वो ऐसा गाते तो उमा सितार रखकर अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ी देर और, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है रामस्वरूप के कहने पर। गोपाल प्रसाद उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा एकदम चुप है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी। यानी उनके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी कुत्ते की, तो वो रामस्वरूप कहते हैं वह इसी ने बनाया, खींची कार से यहाँ बनाने से है, और इस दीवार पर भी जो तस्वीर टंगी हुई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह भी की है। वो सिलाई के लिए भी पूछते हैं। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। और रामस्वरूप जब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि सिलाई वगैरह की है, तो हंसते हुए कहते हैं पूरे घर की जिम्मेदारी सिलाई की इसी की रहती है, और मेरी कमीज भी यही सिलती है। और फिर हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीते हैं। जब गोपाल प्रसाद ऐसा कहते हैं तो उमा चुप ही रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा फिर भी चुप है और उसी तरह गर्दन झुकाए हुए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। गोपाल प्रसाद जब उमा नहीं बोलती हैं तो अधीर हो जाते हैं, यानी अपना धीरज खो बैठते हैं, और रामस्वरूप सक पका जाते हैं, नहीं थोड़ा सा डरते हैं, कपकपाते हैं। बच्चों, यहाँ उमा जो है चुप इसलिए है क्योंकि यह एक पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, और फिर भी जो है उनके पिता को कहना पड़ रहा था कि उमा जो है पढ़ी लिखी नहीं है, यानी जो गोपाल प्रसाद है उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, इसलिए उमा चुप थी, उसे ये शादी पसंद नहीं थी। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ जरा शर्माती, इनाम तो इसने, यानी रामस्वरूप कहते हैं उमा से कि जवाब दो, यानी उत्तर दो, और फिर गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि ये जरा शर्माती है, इनाम तो इसने मतलब जीते हैं, ठीक है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, यानी गोपाल प्रसाद जो थे वो काफ़ी प्रेम की आवाज़ में, कोमल आवाज़ में बोलते थे, अब रूखे आवाज़ में बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, यानी उमा को भी बोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। फिर उमा से कहते हैं उमा देखो ये क्या कह रहे हैं, उत्तर दो ना, जवाब का अर्थ उत्तर दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। तो उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, नहीं तेज आवाज़ में, एकदम मजबूती के साथ बोलती है, क्या उत्तर दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकता है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीददार को दिखला देता, पसंद आई तो अच्छा है, नहीं तो बेकार। यानी जो उमा थी उसने अपने आप को यहाँ पे लड़कियों को कुर्सी मेज बताया है, उसके कहने का मतलब हो गया कि लड़कियाँ जो है कुर्सी मेज हैं, ठीक है। और जब लोग देखने के लिए आते हैं, जैसे कुर्सी मेज को दुकानदार दिखाता है, उससे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ खरीदने वाले देखने आते हैं, वैसे तो वो भी एक वस्तु ही है जिसे लोग देखने आए हैं, तो वो क्या जवाब दे। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा उमा, और रामस्वरूप उस उमा की आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए, इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करता है। यानी उमा आप कह रही है, जब उसके पिताजी कहते हैं उमा, तो वो कहती है बाबूजी अब मुझे कह लेने दीजिए, ये जो महाशय यानी जो उनको उमा को देखने के लिए आए थे, उससे कह रही है जो मेरे खरीदार बन के आए इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या लड़कियां जो है बेबस यानी लाचार भेड़ बकरी हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर खरीदता है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। और फिर गोपाल प्रसाद
रामस्वरूप से कहते हैं कि आप मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाए थे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं उमा की बात को सुनकर, क्योंकि उमा ने उन्हें एक खरीदार कह दिया और कसाई कह दिया था। ठीक है। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन शहजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। और फिर उमा तेज आवाज़ में बोलती है, क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जब आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। यानी काफ़ी देर से वो उससे उमा से प्रश्न पूछते जा रहे थे। सितार बजाना, कुछ गाना बजाना जानती हो, सिलाई वगैरह जानती हो, पेंटिंग वगैरह जानती हो, तो इससे उमा चिढ़ गई थी। ठीक है। और फिर वो कहती है कि इस साहबजादे से, यानी शंकर की तरफ देखकर कहती है कि इनसे पूछिए कि पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द यानी किनारे किनारे क्यों घूम रहे थे और वहाँ से ये कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। और शंकर अब कह रहा है कि वो अपनी उसकी जो कमी थी वो सामने आ गई। ठीक है। तो इसलिए वो कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? फिर गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं और कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में और क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? वो उमा से पूछते हैं। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया और न आपके पुत्र की तरह ताक झाक पर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि एक किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। फिर उमा कहती है गोपाल प्रसाद के प्रश्न को सुनकर, हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया, कोई पाप, कोई चोरी नहीं किया और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाक करके कोई कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत का, अपने मान का ख्याल है, लेकिन अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह ये नौकरानी के पैरों में गिरकर अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागा था। बच्चों, यहाँ पे इस बात से पता चलता है कि शंकर जो है एक चरित्रहीन युवक था। वो लड़कियों के हॉस्टल में गया था और नौकरानी के पैरों में गिरकर वहाँ से माफ़ी मांगकर मुंह छिपाकर भाग आया था। ठीक है। रामस्वरूप, उमा। रामस्वरूप उमा से कहते हैं चुप होने के लिए। फिर उमा चिल्लाते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेट ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। यानी गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। यानी वो कहते हैं कि रामस्वरूप से कि आप मेरे साथ धोखा किए हैं। आपकी लड़की बीए पास है और मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक यानी हाई स्कूल तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है। और फिर मैं चलता हूँ। बेट ढूंढ कर उठाते हैं और कहते हैं अपने मन में बुनबुनाते हुए, बीए पास, उफ उफ, गजब हो जाता है। यानी और झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं है कि लोग कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और बेटे चलो दरवाजे की ओर। फिर दोनों बाप बेटे बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। फिर उमा कहती है, जी हाँ, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर, गोपाल प्रसाद से कहती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ठीक है। यानी ये बैकबोन है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भी है, मतलब उनका लड़का जो है उसका चरित्र अच्छा है या नहीं है, वह स्वाभिमानी है या नहीं है। ठीक है। इसका वो पता लगाएं। और कहती है बैकबोन यानी जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो भी शंकर को बैकबोन कहती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेविशी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। फिर बाबू गोपाल प्रसाद के अंदर लाचारी का गुस्सा है उनके चेहरे पर, और उनके लड़के के अंदर रुलासापन है, क्योंकि उसका जो झूठ छिपाया हुआ था वो झूठ सबके सामने आ गया था। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। वो कुर्सी पे इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि जो है उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। उमा सहसा चुप हो जाती है। उमा फिर अचानक चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना और उसकी माँ प्रेमा का घबराहट में आना होता है। प्रेमा, उमा रो रही है, और फिर प्रेमा कहती है उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन उसी समय आता है। रतन,
बाबूजी मक्खन, सब रतन की तरफ देखने लगते और पर्दा गिर जाता है। यानी रतन जो है कहता है बाबूजी मक्खन, ठीक है, और सब जो है रतन की तरफ देखते हैं कि जब सब लोग चले जाते हैं तो रतन मक्खन लेके आता है और फिर यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में बच्चों यह दिखाया गया है कि लड़की के माता पिता जो होते हैं वो बहुत लाचार होते हैं और अपनी लाचारी के लिए वो अपनी लड़की की शादी के लिए, उनकी लड़की भले ही पढ़ी लिखी हो फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं जाके झूठ बोलना ही पड़ता है। कितनी भी उनकी लड़की संस्कारी हो, कितनी भी गुड़ी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन लड़कों के आगे, लड़के वालों के आगे हमेशा उन्हें झुककर ही रहना पड़ता है। तो आज ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।